मेरा नाम मोहम्मद शराज़ ज़मीन है। जैसा कि यूट्यूब पे आपको बताया पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर कि मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है और इस चैनल का जो असल मकसद है वो आप लोगों की शॉर्ट टर्म के अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स को तैयार करवाना है। बेसिकली रिवीजन्स ही हैं और कुछ चैप्टर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चैप्टर्स की वीडियोज़ पहले बना के अपलोड कर दूँ। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 सेट का था। उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होना चाहिए, वो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे डिस्कस कर दिए थे। अब चूँकि 10th क्लास को लेके हम चल रहे हैं तो 10th क्लास में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन क्या होता है? दो सेटों के दरमियान अगर हम एक क्रॉस से रिलेशन एसोसिएट करें और ये रिलेशन उन दोनों सेट के तमाम ऑर्डर पेयर के इक्वल हो। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना, ऑर्डर पेयर आपने पहले 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जैसे कि पहला एलिमेंट एक्स का एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का एलिमेंट। इसी तरह इन सेटों में पहला एलिमेंट आपका जो है वो एल का एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट एम का एलिमेंट होगा। तो हमने बाइनरी रिलेशन सीखने हैं या सनाई रबत देखने हैं कैसे बनते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली है। ज़रूरी नहीं है हर बार हमें दो सेट ही दिए जाएंगे। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी कि अगर हम एल को एम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनना शुरू हो जाएंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें जस्ट सिर्फ एक ही सेट दिया जाता है। तो मैंने इसलिए वो एग्जांपल ली जिसमें सिर्फ एक ही सेट था। उसके दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, डोमेन भी फाइंड करनी है, रेंज भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहला काम देखिए, डोमेन रेंज तब निकलेगी जब बाइनरी रिलेशन बने होंगे। तो सबसे पहले हमें बाइनरी रिलेशन बनाने पड़ेंगे। बाइनरी रिलेशन कैसे बनेंगे? ये एग्जांपल है आपके सामने, आपको इधर स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड ये y की वैल्यू थी। मैंने क्या किया, y को y से ही मल्टीप्लाई कर दी, यानी y के y पे ही रिलेशन बना ली है। तो सेम वैल्यूज़ आएंगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये आम सेटों की आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 2। ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सेटों की मल्टीप्लिकेशन है। इसमें हमने ये देखना है कि ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं। देखिए, आपका जो पहला एलिमेंट है, इधर सेट -2 है और इधर से भी -2 है, तो हम उसको एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह आपका जो पहला, इधर से पहला एलिमेंट और इधर से दूसरा एलिमेंट, -2 +1 है, वो दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और इसी तरह जो आपका पहला एलिमेंट है आपने उसको तीसरे के साथ पेयर करना है, -2 और 2। इसके बाद हमने ये देखना है कि -2 का और ये जो 2 नेक्स्ट है हमारे पास। अब देखिए, पहले हमने -2 के लिए 3 ऑर्डर पेयर बना लिए। अब हम 1 के लिए 3 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर जब 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसी तरह 2 को -2 के साथ, 2 को 1 के साथ और फिर 2 को 2 के साथ हमने पेयर बनाना है। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ यूँ ये सेट बन जाएगा। इस सेट को आप इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। दो सेट हैं, दोनों को प्रोडक्ट किया है तो रिजल्टेंट जो सेट आया है हमारे पास, ये वो सेट है। अब हमने इसमें से बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। देखिए, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी रिलेशन में आपने क्या करना है, आपने ये जो सेट हमारे पास आया हुआ है, जो y क्रॉस y को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है, हमने अपनी मर्ज़ी से, यानी यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इस सेट में से कोई से भी दो ऑर्डर पेयर ले लें, कोई से भी दो ऑर्डर पेयर। यानी आपकी मर्ज़ी है, आप वो पहले दोनों ऑर्डर पेयर ले लें, आपकी मर्ज़ी है सेंटर में से ऑर्डर पेयर उठा लें, आपकी मर्ज़ी है पहला और आखिरी ऑर्डर पेयर उठा लें, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी। मैंने देखिए, अब मैंने पिकिंग कैसे की है, मैंने एक -2 पहले वाला ऑर्डर पेयर ले लिया और एक लास्ट से ऑर्डर पेयर ले लिया। तो बाइनरी रिलेशन बनाने का ये आपके पास खुली चॉइस है, आप जैसे चाहें बाइनरी रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। तो बाइनरी रिलेशन जब आप कोई से भी दो पेयर इसके अंदर लिख देंगे, दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में एक सेट बन जाएगा, तो ये रिलेशन हमारे पास बाइनरी रिलेशन हो। तो ये रिलेशन इस तरह से हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। अब हमने बात करनी है डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन ऑफ R1। देखिए, मैंने कहा था कि हमने दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं,
और फिर उन बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखें, पहले हम आर वन हमने बनाया, अब हम आर वन की डोमेन निकालने लगे हैं। डोमेन क्या चीज़ होती है? डोमेन होती है कि आपके पास, देखिए मैंने कहा ना बाइनरी रिलेशन में हमने दो पेयर लिखने हैं, इन दोनों पेयर्स का पहला पहला एलिमेंट, यानी इन दोनों पेयर्स का जो हमारे पास पहला पहला एलिमेंट है, वो इस जो रिलेशन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो उसकी डोमेन कहलाता है। जबकि इसी रिलेशन का दूसरा दूसरा एलिमेंट उसकी रेंज बन जाता है। यानी डोमेन क्या होती है कि जो रिलेशन, देखिए डोमेन रेंज निकालने के लिए रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिलेशन बनाने का नहीं भी कहा गया और आपने डोमेन रेंज निकालनी है, तो उससे पहले आपको एक बाइनरी रिलेशन कंस्ट्रक्ट, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हमने डोमेन रेंज कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने आर वन रिलेशन बनाया है तो हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में से ही हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेन क्या होती है? किसी भी सेट का जो हमारे पास बेसिकली पेयर आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखें ये दो पेयर आ रहे हैं, इन दोनों पेयर्स का पहला पहला एलिमेंट, और रेंज क्या होती है? इन पेयर्स का दूसरा दूसरा एलिमेंट। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है। अब हमारा सवाल ये था कि कोई से दो रिलेशन बनानी है और फिर उन दोनों रिलेशंस की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो एक और रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन को हम R2 का नाम दे देते हैं। तो वो R2, ये जी मैंने अपनी मर्ज़ी से मैंने आपको बताया, कोई से भी दो पेयर आप इस सेट का हिस्सा बना सकते हैं। डोमेन कैसे निकलेगी? डोमेन इसकी होगी पहला पहला एलिमेंट, इस सेट का पहला एलिमेंट कौन सा है जी? 1 2 है, और इस यानी ये जो 1 और 2 है ये आपकी डोमेन आ जाएगी, और फिर इसी सेट का जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है हमारे पास -2 और 1, वो इस सेट की रेंज आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से हम आसानी से डोमेन रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी जो है 5.5 है, उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना होता है। तो वो क्वेश्चन नंबर उसका 4 या 5 है गालबन। तो उसमें आप, ये लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि बुक पे कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 5.5 में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पेपर में। देखिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो बातें हैं, ये आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। एक है L2M और एक है M2L। याद रखें ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इनमें जो इनका ऑर्डर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका रिलेशन भी गलत बनेगा, आपकी डोमेन भी गलत निकलेगी, आपकी रेंज भी गलत निकलेगी। क्योंकि L क्रॉस M में जो डोमेन है, M क्रॉस L की वो रेंज है, और L क्रॉस M की जो रेंज है वो M क्रॉस L की डोमेन है। तो इसलिए ये उलट हो जाता है काम। तो इसलिए ज़रा देख लीजिएगा, बुक के ऊपर L2M लिखा हुआ है, तो मे भी बोर्ड के पेपर में ज़रा एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, कहीं M2L ना लिखा आ जाए। तो पहले हम देखते हैं कि सेट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सेट को हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, या सेट को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आना है। हमें कहा गया है x वेन एवर x बिलोंग टू n। एक्स कैसा है, या एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन। हमारे पास एक्स ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल नंबर है, और वो कितने होने चाहिए? एक्स लेस इज इक्वल टू 5, या तो एक्स 5 हो या 5 से छोटा हो भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एल का सेट आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम एम के सेट को गौर से पढ़ें तो ये लिखा हुआ वाई सच डैट वाई बिलोंग टू पी एंड वाई लेस देन 10। तो पी का मतलब यहाँ पे क्या है? पी का मतलब है सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी वाई हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो प्राइम नंबर हो, और 10 से छोटे प्राइम नंबर आपने लेने हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5 7, यही होंगे। अब हमने इनके जो है आपस में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लें या ऑर्डर पेयर कह लें, बनाने हैं। सेटों की मल्टीप्लिकेशन है। सेटों की मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने बताया था, जो पहला एलिमेंट है उसको पहले दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर उसी एलिमेंट को दूसरे सेट के तीसरे, और उसी एलिमेंट को दूसरे सेट के आखिरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे एलिमेंट के साथ, और इस तरह से ये आपने जो आपको ये स्क्रीन पे सेट नज़र आ रहा है, जैसे कि ये आपको 1 2 1 5 1 7 2 2 2 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 4 7 5 2 5 3 5 5 5 7, ये सारे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने जी कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं। तो क्योंकि L2M हम बाइनरी रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये भी ज़रा ख्याल रखना है। अगर M2L होगा तो M की वैल्यू पहले आएगी, और
जो है एल की वैल्यू बाद में आएगी। तो ये रिलेशन बना लिया। अब जो हमारे पास असल काम है वो ये कंडीशन है। देखें ये बाइनरी रिलेशन नहीं बन रहा। अब बाइनरी रिलेशन की बात नहीं हो रही, हमारे पास रिलेशन की बात हुई थी। हमने डोमेन रेंज कैलकुलेट करनी है और हमें एक कंडीशन दे दी गई, यानी बताया गया हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। हमारा रिलेशन को ज़रा देखें, रीड अगर करें तो एक्स वाई एक पेयर होना चाहिए एक्स और वाई का। और कैसा होना चाहिए कि अगर वाई में से एक्स को माइनस करें तो आंसर 2 आए। यानी हमने वो तमाम पेयर ले लेने हैं जिसमें से वाई वाई यानी सेकंड एलिमेंट, एक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट है तरतीब के लिहाज से। तो हमने वो तमाम एलिमेंट ले लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट को अगर फर्स्ट एलिमेंट से माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। अब ज़रा देखते हैं जी। पहला सेट नहीं हो सकता। अगर मैं 2 को 1 में से माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 2 नहीं आएगा। हाँ, ये हो जाएगा। अगर मैं 3 में से -1 करूं तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद 1 5 भी नहीं होगा, 1 7 भी नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 5 भी नहीं हो सकता, 2 7 भी नहीं, 3 2 भी नहीं, 3 3 भी नहीं। हाँ, 5 3 ये हो जाएगा। देखिए जब आप 5 को 3 में से माइनस करेंगे तो बाकी 2 रह जाएगा, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात है, ये जो ये 4 2 वाला पेयर है ना, इसका आपने ज़रा ख्याल रखना है। ये लिखा हुआ है 4 2। अगर हम 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर -2 आता है, जबकि हमें चाहिए 2। तो इसलिए इस बात को ज़रा आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये वाला पेयर भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 4 7 भी नहीं होगा, 5 2 भी नहीं, 5 3 5 5 5 7 भी हो जाएगा, क्योंकि 7 -5 करें तो आंसर 2 आता है। तो जो इस तरह के सेट आए जिनमें हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, यानी जिसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जैसे 1 3 है, 3 5 है, 5 7 है, इसको हमने रिलेशन का हिस्सा बना लेना है। और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए इसकी डोमेन रेंज भी साथ पूछी जाएगी। तो डोमेन रेंज कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप रिलेशन बना लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डोमेन रेंज निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। असल काम आपका रिलेशन बनाना होता है। जब आप रिलेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो डोमेन रेंज बड़ी आसान होती है। डोमेन होती है पहला पहला नंबर। इस सेट में देखें, पहला पहला नंबर 1 3 5 और दूसरा दूसरा नंबर 7 5 3 है। तो डोमेन आपकी 1 3 5 आ जाएगी और जो रेंज आएगी वो 3 5 7 आएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ सेटों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी। तो देखिए, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, यानी अगर आप ए यूनियन बी ले लें और फिर बी यूनियन ए ले लें, तो याद रखें इन दोनों का आंसर बराबर ही आता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, इनका आंसर भी सेम रहता है। आप अपने पास से कोई एक आध एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हम डिफरेंस में बात कर रहे हैं तो ए माइनस बी का डिफरेंस बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के डिफरेंस के। ये भी रिजल्ट है, आप लोगों ने याद रखना है। इसकी काउंटर एग्जाम्पल्स आपकी बुक में ही मौजूद है, पहली एक्सरसाइज के अंदर ही मौजूद है। इस तरह की एग्जाम्पल तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। सिंगल्टन सेट क्या होता है? सिंगल्टन सेट की डेफिनेशन सुन लें। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ए सिंगल्टन सेट है। इसी तरह मैं अगर लिखूं 12 तो ये भी एक ही एलिमेंट है, यानी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो सिंगल्टन सेट होगा। अब यहाँ पे ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक तो ये भी पता चल जाएगा आप लोग वीडियो कितने गौर से सुन रहे हैं। आपने मुझे बताना है कि ये स्क्रीन पे जो मैंने नंबर लिखा, क्या ये सिंगल्टन सेट है या नहीं है? ये एम्प्टी सेट लिखा है मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में। तो आपने मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि ये सिंगल्टन सेट है या नहीं है। ठीक है। अब है हमारे पास सबसेट और पावर सेट। ये दो कंसेप्ट हैं सेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है, ये भी किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कोई छोटी सी वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं कि एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछा जाता है कि अगर एक सेट दे दिया गया है 1 2 3, इसके सबसेट या पावर सेट की तादाद कितनी होगी बगैर हल किए। देखें एमसीक्यूज़ आता है, हल करने की ज़रूरत नहीं है। और देखें ये तो आसानी से हल हो रहा है। अगर ऐसा सवाल आ जाए, अब सोचें, अब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसके पावर सेट के सबसेट बनाना। तो इसका ना एक फार्मूला होता है, वो आपने याद रख लेना है कि अगर आपको एक सेट 1 2 3 दे दिया गया है तो इसका फार्मूला ये होता है 2 की पावर n। n का मतलब सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट की तादाद, जो कि इस वक्त 3 है, तो 2 की ताकत 3 किसके बराबर होगी? 8 के।
तो ये आपका जवाब आ जाएगा। पावर सेट भी इतने ही बनेंगे, सब सेट भी इतने बनेंगे। ठीक है जी। पावर सेट में और सबसेट में फ़र्क क्या होता है? पावर सेट और सबसेट में ये फ़र्क होता है कि सबसेट के स्टार्ट पे और एंड पे अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो एक सेट बन जाता है और उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया है कि एक एग्जांपल भी दी हुई है, इस तरह से हम पावर सेट या सबसेट की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अच्छा देखिए, बाइनरी रिलेशन हमने बनाना सीखा, तो अब बाइनरी रिलेशन किसी सेट में से कितने बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेट एल दिया गया है, इसमें 1 2 एलिमेंट हैं, एक सेट एम दिया गया है, इसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसके जो है बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन का फार्मूला होगा एल के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की तादाद ज़रब एम के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की तादाद, जो कि 2 की पावर 6 बनेगी। इसी तरह आप मुख्तलिफ सेट आपको अगर मिल जाएं तो आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि उनके अंदर बाइनरी रिलेशन कितने और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने भी यही बताया हुआ एम क्रॉस एन है। अगर एक सेट हमारे पास ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, तो जब हम उसके बाइनरी रिलेशन देखेंगे तो वो हमारे पास 2 की पावर 3 × 3 = 2 की पावर 9 बनेंगे। और अगर सेट ही एक है, ऐसा सवाल आपकी बुक में भी है, और अगर सेट ही एक दिया गया है, आपको सिर्फ एक ही सेट दिया गया है ए, और आपसे पूछा गया इसके बाइनरी रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो जो ए के एलिमेंट्स की तादाद है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 5 × 5 कर दें। इस तरह से ये 2 की पावर 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है, ये आपने 9th क्लास में भी बात सीखी थी कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो इक्वल नहीं होते इस चीज़ के, यानी 1 2 इक्वल नहीं होगा 2 1 के। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का है। और इसमें भी पहला एलिमेंट, ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना समझें, एक्स सेट समझ लें, वाई सेट समझ लें। और इधर अब क्या होगा, ये वाई सेट पहले आ जाएगा, एक्स सेट बाद में आ जाएगा, जिससे इनकी तरतीब डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, एल टू एम और एम टू एल का आंसर सेम नहीं होता। इसी तरह एक्स टू वाई और वाई टू एक्स का आंसर भी हमारे पास सेम नहीं होगा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट ये आगे ये भी बात होगी है कि जी ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू नहीं होगा बी क्रॉस ए सेट के केसेस के अंदर। फिर नेक्स्ट ये है कि अगर आपको दो सेट दे दिए जाएँ, दो पेयर दे दिए जाएँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2, तो यहाँ से कंपेयर करके आप देख सकते हैं एक्स के इक्वल 1 आएगा, वाई के इक्वल 2 आएगा। तो इस बात का भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन शोर्ट इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताई हुई है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एस कॉमा टी है, तो एक्स एस के बराबर है और वाई टी के बराबर होगा। तो जी नेक्स्ट है जी पावर सेट का जो एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखने का तरीकाकार ये होता है कि एम्प्टी सेट लेके उसके दरमियान में एम्प्टी सेट लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका पावर सेट का एम्प्टी सेट का सॉरी पावर सेट लिखने के दो तरीके मैंने आपको बताए कि एम्प्टी सेट है उसका पावर सेट हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, हाँ ये अब कुछ नई बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं। एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट अ फंक्शन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हर फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है। रिलेशन हमने देखा ना क्या होते हैं, तो हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो हर रिलेशन हो वो एक फ़ंक्शन भी बने। याद रखें, रिलेशन से फंक्शन बनते हैं, फंक्शन से सॉरी जब हम रिलेशन होता है ना, रिलेशन से फंक्शन चेक करते हैं कि फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन हमें कहा जाए कि ये फंक्शन है, तो ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि फंक्शन है रिलेशन से ही बनना होता है। तो वो रिलेशन होगा तब ही फंक्शन बनेगा। तो इसलिए वो रिलेशन होना, उस फंक्शन होना उसका ज़रूरी है। अगर वो फंक्शन हो जाएगा तो वो लाजमी रिलेशन होगा। और अगर वो सिर्फ रिलेशन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो फंक्शन बन भी सकता है और फंक्शन नहीं भी बन सकता। तो ये बात आपकी बुक में इस तरह से लिखी हुई है, एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट अ फंक्शन। तो आपकी बुक में सॉरी ऐसे लिखी है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। तो कन्वर्ट्स की बात को मैंने ज़रा आसान अल्फाज में आपको समझा दी है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन अगर इसका उलट करें कि हर रिलेशन को देखें तो वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं होता। हर फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है वो वन वन और ऑन टू भी हो। ठीक है जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एवरी फंक्शन में वन वन और मे नॉट, एवरी फंक्शन में ऑन टू और मे नॉट। तो ये आपने
याद रख लेना है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, ठीक है। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना ज़रूरी है। वन वन फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमें एक एलिमेंट मिल जाता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों चीज़ें, ये दोनों खूबियाँ उसके अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। लास्ट में एक लाइन कट आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, वो थी आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की मैपिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम एफ ऑफ एक्स अगर लें इज इक्वल टू एक्स। देखें, अब आप एक्स की वेरिएशन जो मर्जी ले लें, कोई भी नंबर अपने जहन में सोचें, मैं दो सोचता हूँ, तो अगर आप इधर टू पुट करेंगे तो इधर भी तो टू आ जाएगा, और अगर आप थ्री लेंगे तो नेक्स्ट भी तो थ्री आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो हूबहू रहते हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं आता, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है कांस्टेंट फंक्शन, यानी मैं एक फंक्शन यहाँ पे जनरेट करता हूँ एफ टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप एक्स की कोई सी भी वेरिएशन ले लें, इसने आंसर फिक्स ही देना है। तो ऐसे फिक्स आंसर वाले फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो इन टाइम मिल जाया करेंगी। शुक्रिया।